नमस्ते। तो आप सभी मेरे यानी प्रतिज्ञा के साथ सुन रहे हैं इश्क मुबारक कहानी का 7वां भाग। धृति को जो भी सामान लेना था आकाश ने खरीदवा दिया। उसके लहंगे से मैचिंग की चूड़ियां, ज्वेलरी और बाकी सारा भी। सबसे इतर धृति ने पहली बार थोड़ा सा मेकअप का सामान भी खरीदा था। गांव में ब्यूटी पार्लर कहाँ रखे, खुद ही अपने आप थोड़ा बहुत काजल लिपस्टिक लगा लेगी। दोनों देर शाम घर लौटे। धृति बेहद खुश थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। पहली बार उसका पति उसे कहीं ले गया था और बिना डांटे वापस भी ले आया था। सास तो घर पर थी नहीं। बड़े शौक से धृति सारा सामान दादी माँ के पास ले गई और एक एक करके उन्हें दिखाने लगी। पैकिंग भी तो करनी थी, कल पिताजी आ जाएंगे, फिर हड़बड़ी में तो नहीं हो पाएगी। धृति सारा सामान समेटकर कमरे की तरफ भागी। उसने सारा सामान सोफे पर रख दिया। आकाश के बेड पर रखने की तो गलती भी नहीं कर सकती थी, वरना शिव जी का तीसरा नेत्र ना जाने कब खुल जाता और उसे भस्म कर देता। उसका पहिए वाला सूटकेस यानी ट्रॉली बैग अलमारी के ऊपर रखा था। ससुराल से शादी का काफी सामान इसी में आया था। उसने ड्रेसिंग टेबल का छोटा सा स्टूल खींचा और चढ़कर बैग उतारने लगी। हाथ अलमारी तक पहुंच ही नहीं रहा था। वो हड़बड़ी में कमरे से बाहर निकली। सामने साक्षात महादेव, मेरा मतलब पतिदेव खड़े थे। धृति उसे तो कह नहीं सकती थी कि सूटकेस उतार दे। आकाश भी उसे अनदेखा कर कमरे में जाने लगा। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, अर्नब जरा सुनो तो। आकाश तुरंत पीछे घूमा। क्या है? आपसे तो कुछ भी नहीं कहा मैंने। धृति आज का अच्छा खासा दिन रात में डांट सुनकर खराब नहीं करने वाली थी। मैंने पूछा क्या चाहिए, क्यों बुला रही हो उसे? वो मेरा पहिए वाला सूटकेस उतरवाना था, हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा वहां तक, धृति ने कहते हुए धीरे से सर झुका लिया। आकाश अंदर आया, जरा सा एड़ियों पर उचका और बैग उतार दिया। बैग उसे देते हुए बोला, ट्रॉली बैग, इसे ट्रॉली बैग कहते हैं, पहिए वाला सूटकेस नहीं। बोलो क्या कहते हैं? ट्रॉली बैग। बिल्कुल सही, जाओ अब पैकिंग कर लो। धृति ने जल्दी जल्दी सारा सामान पैक किया और अपने मायके पहुंचने के मीठे सपनों में खो गई। कल इतने दिन बाद पहली बार अम्मा से मिल पाएगी वो। पग फेरे के बाद पहली बार मायके जा रही है। नीलम के दूल्हे का फोटो भी नहीं देख पाई वो तो। सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आज ही तो अम्मा फोन पर बताई थी कि मुनिया को लड़का हुआ है। हाय, कल हम उसे खूब खिलाएंगे अपनी गोद में। धृति सो गई क्या? उठो। अर्नब ने उसे हिलाया तो वो मायके के ख्वाबों से वापस ससुराल में आ गई। हाँ बोलो, धृति ने आंखें मसलते हुए उसे देखा। ये लो तुम्हारे लिए, कहते हुए अर्नब ने एक बॉक्स उसे पकड़ा दिया। धृति जल्दी जल्दी बॉक्स का रैपर फाड़ने लगी। अरे वाह, ये तो मोबाइल फोन है, बड़ा वाला, वीडियो कॉलिंग वाला, है ना? धृति के चेहरे और बच्चों वाली खिलखिलाहट देखकर अर्नब भी मुस्कुराने लगा। घर जाने के बाद भी फोन पर बात करती रहना, तुम्हारे बिना यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम मुझे चलाना सिखा दो ना थोड़ा थोड़ा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अर्नब ने फटाफट कुछ जरूरी चीजें उसे जल्दी जल्दी सिखा दी। धृति, इसमें मेरा, फैमिली का, तुम्हारे पापा का और मेरे हिटलर भाई का नंबर सेव कर दिया है, जिसमें से इस आखिरी नंबर की तो तुम्हें जरूरत ना के बराबर ही होगी। सुनो अर्नब, इसमें इनकी फोटो भी डाल दो ना। इनको ज्यादा देखोगी तो रात में डरावने सपने आएंगे। तुम मेरी फोटो देख लेना, मैं अपनी डाल देता हूँ। तब तक कमरे में आकाश का प्रवेश हुआ। अर्नब को फिर से धृति के साथ चिपका हुआ देखकर उसका खून खौल गया। उसने अर्नब का कॉलर पकड़कर उसे टांग लिया और सीधा दरवाजे के बाहर फेंक आया। आइंदा मेरे कमरे में बिना पूछे घुसना बेमत। धृति अपने पति के रौद्र रूप का शिकार नहीं होना चाहती थी। बेचारी
चुपचाप फोन मेज पर रखकर सोफे पर फैल गई। कुछ देर बाद जब आकाश को यकीन हो गया कि धृति सो गई है, तो उसने मेज पर रखा उसका फोन उठाया, गैलरी खोलकर स्वाइप करने लगा। कुछ तस्वीरें मम्मी पापा की थी, कुछ में धृति दादी माँ से चिपकी हुई थी और बाकी सारी तस्वीरों में अर्नब ही अर्नब। ये अर्नब का बच्चा, इसकी तो ये किसी दिन मेरे हाथों से बहुत पिटेगा। आकाश ने उसकी सारी तस्वीरें फोन से एक एक करके हटा दी और अपनी ही तस्वीरें फोन में डाल दी। उफ, अपने छोटे भाई से इतनी जलन। अगली सुबह धृति की खुशी देखते ही बनती थी। सुबह से साज श्रृंगार किए, पैरों में महावर लगाए, बस इधर से उधर फुदक रही थी। सुबह से 50 बार घड़ी देख चुकी थी। पिताजी आने वाले होंगे बस। पिताजी दोपहर बाद पहुंच गए। झक सफेद कुर्ता पायजामा, पीले रंग की राम नामी दुशाला, गले में रुद्राक्ष की माला। मुखिया जी या पंडित जी जो भी कहिए, अपनी बिटिया को इतने बड़े महल में रानी की तरह रहते देख फूले नहीं समा रहे थे। समधी समधन तो घर पर थे नहीं। आकाश और अर्नब ने आते ही उनके पैर छुए। धृति चाय नाश्ता लेकर बाहर निकली तो बाहर कोई नहीं था। नौकरों ने बताया सब दादी माँ के कमरे में गए हैं। धृति वहां पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उसका दिल बाग बाग हो गया। उसका पति, पिताजी और अर्नब दादी माँ से हंस हंस कर बतियाने में लगे थे। उसे यह देखकर बहुत सुकून मिला कि आकाश पिताजी से बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। धृति को अच्छे से याद था, शादी के बाद चौथी में जब उसके पिता उसे विदा कराने आए थे तो आकाश उनके सामने से ही निकलकर ऑफिस चला गया था। पैर छूना तो दूर, उसने नमस्ते तक नहीं किया। धृति को बहुत बुरा लगा था। उसके पिता ने देखकर भी सब कुछ अनदेखा कर दिया था, लेकिन आज सब कुछ बिल्कुल अलग था। आखिरकार पिताजी धृति को अपने साथ ले गए। आकाश चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा और वापस अपने कमरे में चला आया। यूं तो कभी उसे धृति के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन आज पहली बार सामने पड़ा खाली सोफा उसे बार बार धृति की याद दिला रहा था। 2 दिन बाद रक्षित और शोभा भी वापस आ गए। अर्नब ने उन्हें एक एक करके सारी बातें बता दी, जिन्हें सुनकर उनके मन में एक अजीब सा सुकून आ गया। वो खुश थे कि धीरे धीरे ही सही उनका बेटा धृति की परवाह करने लगा था और परवाह को प्यार में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला था। लेकिन अक्सर ज्यादा खुशी में इंसान गलतियां कर बैठता है और फिर वही हुआ जिसका डर था। रात को डाइनिंग टेबल पर आखिरकार शोभा ने बात छेड़ ही दी। आकाश, बहुत अच्छा लगा हमें तुम्हारे और धृति के बारे में सुनकर। हाँ बेटा, तुम्हें उसकी परवाह है और उसे तुम्हारी। तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो और तुम्हें जल्द ही समझ आ जाएगा। रक्षित अपनी पत्नी का साथ देते हुए बोले। हाँ भाई, धृति और आप एक साथ। इससे पहले कि अर्नब अपनी बात खत्म करता, आकाश ने धाड़ से टेबल पर जोर का घूंसा मारा। एकदम सन्नाटा छा गया और आकाश की आवाज गूंजी। इस गलतफहमी से बाहर निकल आइए आप लोग। आपने सपने में भी कैसे सोच लिया कि मैं उसे अपना लूंगा? आपको जानना है ना कि मैं उससे अच्छे से क्यों पेश आ रहा था? तो ये पढ़िए। कहते हुए आकाश ने धृति का लिखा नोट अपनी माँ के आगे पटक दिया। और रही बात उसे अपनाने की, तो आप सब कान खोलकर सुन लीजिए। ना वो मेरी पत्नी थी, ना है, ना कभी होगी। कहकर खाने की प्लेट उसने झटके से नीचे फेंक दी और धड़धड़ाते हुए अपने कमरे में चला गया। उसका असली गुस्सा तो अपने माता पिता पर ही था, क्योंकि वो शादी का जिम्मेदार उन्हें ही मानता था। मुश्किल से धृति के लिए उसके दिल में एक छोटी सी जगह बनना शुरू हुई थी कि रक्षित और शोभा की थोड़ी सी गलती से वो फिर से मिट गई। उन्हें शायद आकाश से इस बारे में इतनी जल्दी बात नहीं करनी चाहिए थी। रक्षित, शोभा और अर्नब के खिले हुए चेहरे मुरझा गए। ऊपर कमरे में पहुंचे आकाश के फोन पर कोई फोन आया था। What? Why do you guys always fight like dogs? I'm director of this group. You all have to follow my instructions.
आई एम नॉट हियर टू सॉल्व आउट योर स्टूपिड क्वेरल्स। फोन पर दूसरी तरफ कोई कुछ बोल रहा था। फाइन, आई विल बी देयर बाय टुमारो, कहकर उसने गुस्से से फोन पटका और अपनी वार्डरोब से कपड़े निकालकर बैग में पैक करने लगा। वार्डरोब में टंगी धृति की साड़ियां उसके मुंह से टकरा रही थीं। उसने गुस्से में उसकी सारी साड़ियां उतारकर जमीन पर फेंक दी। तभी उसका ध्यान वार्डरोब में साड़ियां फेंकने के बाद खाली हो चुके हिस्से में रखे एक बड़े से बॉक्स पर गया, जिसमें धृति और आकर्ष का वेडिंग एल्बम था। ना चाहते हुए भी आकर्ष के हाथ उस बॉक्स तक पहुंच गए। तो ये था इश्क मुबारक कहानी का 7वां भाग। आगे इस कहानी में क्या हुआ, वेडिंग एल्बम को खोलने के बाद आकर्ष पर उसका क्या असर पड़ा, ये जानने के लिए मेरे साथ सुनते रहिए इश्क मुबारक। और जितनी जल्दी ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स आएंगे, उतनी ही जल्दी इस कहानी का 8वां भाग भी आप सबके सामने होगा। तो मिलते हैं इश्क मुबारक कहानी के 8वें भाग के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा थैंक यू। बाय बाय।